अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा, मेरे साथ ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जाना चाह रही है असम्बलीज़ के अंदर, और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो फिलहाल मुअत्तल है। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ अबूरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस पर कुछ बात करेंगे। क्या इससे पहले बहुत से जगहों पर बड़े अहम रूलिंग्स के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की क्या मुअत्तल नहीं किया गया स्पीकर का हुक्म, और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने को। पंजाब और केपी की बात कर रहा हूँ। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जनाब हम नहीं करवा सकते, सिक्योरिटी के मसले हैं, जो कि अपेरेंटली नहीं है। पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती। इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि जनाब ऑर्डर नहीं कर सकती कोर्ट कि आप इलेक्शंस करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है, वो कब कराएंगे इलेक्शंस, और अभी तक तारीख क्यों नहीं दी जा रही। आइन तो इसके ऊपर काफ़ी वाज़ेह है। इन सब मामलों के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान जो हैं, पार्टी लीडर्स जो हैं, उनके खिलाफ जो इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उस पर भी कुछ बात करेंगे। जनरल बाजवा का जो इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब ने छापा है अपने कॉलम के अंदर, उसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं, कितने दुरुस्त हैं कितने नहीं हैं, इस पर भी कुछ बात होगी। हमारे साथ हसान खाबर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सबसे पहले तो हसान खाबर साहब, पार्टी पॉलिसी नजर आ रही है दैट यू वांट टू गो बैक टू द पार्लियामेंट, लेकिन उसके ऊपर अब हुकूमत, वो पहले भी आपने कोशिश की थी, उस वक्त उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो तफसीली ऑर्डर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले ही चले जाना चाहिए था? और वो अगेन फिर जावेद चौधरी साहब का कॉलम याद आ गया। वो कहते हैं कि जनरल बाजवा कहते हैं मैं तो मनाता रहा इमरान खान साहब को कि अभी एक मैच हारा है, सीरीज तो अभी आगे बाकी है, आप रहें पार्लियामेंट के अंदर, तो उसका नुकसान हुआ है। देखिए, जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम आया है, मैं समझता हूँ उसने तो बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं। और उसकी वजह यह है कि जावेद चौधरी साहब ये लिखते हैं कि जनरल बाजवा के सामने सारे प्लान्स हुए, माशी टीम जो है उससे भी वो राब्ते में थे, गवर्नर स्टेट बैंक ने भी उनसे इंटरवेंशन की रिक्वेस्ट की, फाइनेंस मिनिस्टर की किसको लगाना और किसको नहीं होना चाहिए इसके ऊपर भी वो बातचीत कर रहे थे। और जो दूसरी एक बहुत बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि नैब के केसेस के हवाले से, जहां उन्होंने एक दफ़ा नवाज शरीफ के केसेस की बात की है, शौकत तरीन साहब के केसेस की बात की है कि जी ये केसेस माफ़ करा देंगे, तो ये तो मतलब जो पूरा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, और उसके अंदर जो हम खान साहब का ये एक व्यू था, और वो हमेशा कहते हैं कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो मेरे ख्याल है उस बात को भी तकवीयत मिली, और उससे ये है कि ये सारी बात भी जरा खुल के सामने आ गई है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने उस पर बड़ी डिटेल में बात करनी है। मैं सिर्फ पहले वाला मुझे ये बता दें कि अब आपकी पार्टी का इरादा है पार्लियामेंट में जाने का, फिर उसके बाद इस बात पे आते हैं। और क्या उस वक्त निकल आना गलती थी? आपको नहीं, कोई गलती नहीं थी। और अभी भी हम जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाएंगे कि हम जो पार्लिमानी पार्टी का वोट है, वो जो 20 लोटे गैर इस्तेमाल शुदा हैं, वो गैर इस्तेमाल शुदा ही रहें, और वो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका पार्टनर बन सके, शहबाज शरीफ साहब के साथ ना खड़े हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए, ये हमने बात पहले भी वाजे की थी, आज भी की है। और जब हाउ द सिस्टम रन्स, अगर स्टेट, और स्टेट से आप समझ रहे हैं मेरी क्या मुराद है, वो अगर खिलाफ हो एक किसी भी पार्टी के, किसी भी शख्स के, तो किस किस तरीके से रोका जा सकता है, इसका थोड़ा सा इदराक नहीं था शायद तहरीक इंसाफ को। क्या ये समझ सकते हैं? नहीं, इदराक देखें, हर चीज़ का इदराक था, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होता है। इदराक बिल्कुल था। देखें, एक बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में एक है रवायती सियासत, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रवायती सियासत का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अगर एक दिन का भी इक़्तिदार मिल रहा हो तो उसको ना छोड़ा जाए। लेकिन इस बात से आप भी मुत्तफ़िक़ होंगे, इमरान खान जो है वो रवायती सियासतदान नहीं है। और जब रजीम चेंज हुआ उसके बाद से हर दिन हर रोज़ इमरान खान ने इस कौम को सरप्राइज़ किया, और आपने ये देखा कि खान साहब की बात को अवाम ने कैसे बाय किया, और जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो कैसे लोग उमड़ उमड़ के बाहर आए। बिल्कुल देखा है, सबने देखा है हसान भाई, लेकिन उन सरप्राइजेस का पॉलिटिकल कोई बेनिफिट, कोई प्रॉपर फायदा हुआ नहीं ना अभी तक बेनिफिट हुआ ना। एक छोटी सी चीज बताइएगा, आप इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि जेल भरो तहरीक वाला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले खुद जेल जाऊंगा, फिर उसके बाद ये आया कि जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं, बाय इलेक्शंस, वो जेल नहीं जाएंगे। अब लेकिन ओवरऑल एक बड़ा ओवरवेलमिंगली आपकी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उनके जब हम रद्द-ए-अमल देखते हैं, और कुछ लीडर्स के भी सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त नहीं है, हुकूमत तो चाहती है कि जेल जाएं और ये तो खुद उस ट्रैप के अंदर आ रहे हैं। आप बहैसियत फर्द क्या अग्री करते हैं कि इमरान खान साहब सबसे पहले जेल जाएं?
नहीं देखिए, ये तो एक मैकेनिक्स की बात है। मैं ज़ाती हैसियत में जी जी। इमरान खान साहब के असेंबलियां तोड़ने के फैसले से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनका जो कदम है हमें इलेक्शन से करीब लेके जा रहा है, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ यही है कि इस वक्त मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है, और हर गुजरते दिन के साथ वो मौक़िफ़ साबित हो रहा है आपके सामने। इस मुल्क और के जेल अंदर जो जाने के हो रहा है, फैसले से भी आप मुत्तफिक है कि खान साहब खुद जेल चले जाएं? उनकी तो मैं अपोजिशन चाहती है कि वो जेल जाए। नहीं देखिए, वो ये खान साहब का डिसीजन है, ये मेरा फैसला नहीं, नहीं है, ना आपकी मेरी राय इसकी मैं राय चाह है। रहा हूँ, आपकी जाती राय नहीं क्या है? देखिए, देखिए इस पे बात हो सकती है ना, इस जी, स्ट्रेटजी पे बात हो सकती है कि किसको पहले जाना चाहिए, किसको बाद में जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इसकी फिलॉसफी 1 मिनट अगर दें तो समझ लें। देखिए प्लीज। बात ये है कि 25 मई को जो हमारे साथ हुआ, उसका रद्द-ए-अमल कब सामने आया? 17 जुलाई को, जब लोगों ने निकल के वोट दिया। तो जमहूरियत जो है, जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों को एक राय का इज़हार देता है ताकि जो गम-ओ-गुस्सा, रंज है, उसको निकलने का कोई रास्ता हो। अब सही। मुल्क की सूरत-ए-हाल ऐसी हो गई है कि एक प्रेशर कुकर बनता जा रहा है। स्टेट जो है, रियासत, हुकूमत तेज़ से तेज़ करती जा रही है। लोग परेशान हैं, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जो आइन एक रास्ता प्रोवाइड करता है लोगों को वेंट आउट करने का, उसको भी ये बंद कर देना चाहते हैं। तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? और इमरान खान साहब का एज ए लीडर ये काम है कि वो लोगों को रास्ता दें अपने जज्बात के इजहार का। तो जेल भरो तहरीक हमारे हिसाब से एक नॉन वायलेंट तरीका ठीक है। अच्छा, है। एक मलिक साहब, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। वो जो हसान खावर साहब कर रहे थे, हसान भाई प्लीज़, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वही जो जनरल बाजवा साहब की जो बात कर रहे थे, हमने शुरू में चलाया भी, वो जो फ़ारूक हबीब साहब भी कह रहे हैं। मैं इसको कहूँगा मलिक साहब, एतराफ़ जुर्म बार बार वो बता रहे हैं कि मैं ये भी करता रहा, मैं अपने हल्फ से ये वाली रूगर्दानी की, यहाँ पे उससे मुड़ा, ये मुदाखलत की, ये सब कुछ कंट्रोल किया, उस पर कोई नहीं बोल रहा। ये दो चीज़ें इसमें, अगर इतराफ़ जुर्म वहाँ से हो रहा है तो इतराफ़ जुर्म इधर से भी हो रहा है। क्योंकि अब अगर आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा सूल परस्त हूँ, मैं खान साहब की बात करूँ, तो खान साहब के मैंने एज ए जर्नलिस्ट को 100 दफ़ा सुना, हम एक पेज पे हैं। मुझे आप ये समझ आई कि एक पेज से क्या मुराद है कि जब आर्मी चीफ के कि इसको वज़ीर दाखिला लगा लो तो फिर एक पेज पे, अगर वो आपके अब ये कर दे तो खान साहब ने भी मान लिया कि मैं जो पॉलिटिकल देखे वो पाकिस्तान कैसे मान लिए? जब आपको जो एडवाइस इतनी आती नहीं है, इसका वो मतलब तो देखे, वो कह रहे थे शौकत तरीन को ना लगाएं, नहीं, उसके बावजूद लगा नहीं देखे ना, दोनों तरफ से है तो चला है ना। अब अगर आपने एक्सटेंशन तो मैंने तो नहीं ना दी है, तो इमरान खान ने दी, चलो मार्च बाकी पार्टी ने भी वोट दिया। खान साहब खुद कहते हैं मेरी गलती थी, तो खान साहब ने भी उस लव अफेयर में, आप देखें वो खान साहब वाली बात है, ताली का हाथ से नहीं बाजती। अगर वहाँ से वो आप इतराफ़ जुर्म कह रहे हैं तो इधर भी इतराफ़ जुर्म हो रहा है कि हम भी उसका हिस्सा थे, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे ये सवाल की समझ नहीं आ रही, मुझे बाजवा साहब की इसलिए बड़ी इज्जत हुई थी कि उन्होंने कहा बतौर इदारा जो है ना, हमने ये मामला ख़त्म कर दिया, हम सियासत का हिस्सेदार नहीं। मेरे हाल में मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो एक सरकारी हसीयत से रिटायर हो गए हैं, अब वो क्यों वजाहतें कर रहे हैं? वैसे ही वो 2 साल तक तो ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। क्या वो अपने समझ नहीं आ रही? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने इमेज के लिए काम कर रहे हैं, उनका तो मसला नहीं है। नहीं, मेरा पॉइंट समझे ना, वो तो एक स्टेट के मुलाजम है ना, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने इमेज के लिए इंटरव्यू दें या वजाहतें कराएं? मुझे ये बात की नहीं समझ आ रही। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, आजान ब्रेक है, वापस तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जनरल बाजवा के हवाले से जो कॉलम आया और उसमें जो वो डिटेल्स बता रहे हैं कि क्या मामला रहा, क्या चलता रहा, तो हसान खावर साहब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा था, इस वजह से ये फैसला हुआ। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कुछ दिन और रह जाते असेंबली में तो बेहतर हो जाना था मामला। तीसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब हमारा तो लेना देना ही कोई नहीं था सब मामले से। देखिए यही तो बात है ना, बात पता क्या है, 2-3 तरीके ना बात करने के। एक तो ये है कि हम या तो बिल्कुल एकेडमिक व्यू ले लें, हम लोगों के स्टेटमेंट्स पे रहें, हम केयरफुल बात करें कि जी क्या किरदार है या नहीं है, या हम रियलिस्टिक हो जाएं और पिछले 75 साल को देख लें कि क्या हुआ है और आगे किस तरफ लेके जाना है। तो ये हम बैक एंड फोर्थ नहीं कर सकते कि कभी हम कहें कि ये क्या हो गया, हम सबको पता है। आपको भी पता है, मलिक पाकिस्तान की राह है मेरे ख्याल में अहम। और ये बात भी है कि बाजवा साहब का रोल था भी, और जब उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल हो गए, उसके बाद भी उनका किरदार था, ये हमारा ख्याल है। और वो जितनी चीजें सामने आ रही हैं उससे ये बात कंफर्म हो रही है। और हसान खावर साहब, और जब वो चले गए, रिटायर हो गए हैं, आपको लगता है उसके बाद भी उनका किरदार है? नहीं, उसके बाद तो किरदार नहीं हो सकता ना। देखें, जो एक रिटायर्ड शख्स होता है, उनकी डॉक्ट्रिन, उनकी पॉलिसी, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे लगता है कि वो अभी तक कंटिन्यू कर रही है।
देखिए बात ये है कि मैंने तो आपको बताया है कि पहले भी आपको ना फवाद साहब ने ये बताया कि जब हमने अपने मीडिया वाले लोगों से चेक किया तो उन्होंने कहा कि हमें जो पहले कॉल्स वगैरह आती थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हुई है और भी चीज़ें हैं। तो अब ये तो वक्त बताएगा। देखिए इन चीज़ों का फैसला जो है वो तारीख करती है कि क्या था और क्या नहीं था। अभी तो क्या सारा ही है ना, कुछ लोगों का ख्याल है ऐसे हो सकता है जिस तरह आपने कहा कि जी स्टेट, आपने मुझे सवाल पूछा ना कि जी स्टेट के पास बहुत तरीके होते हैं। अब वो ये बड़ी एक जो है ना एक कॉन्वोल्यूटेड सी बात है, ये तो तारीख बताएगी कि उसमें किस शख्स ने क्या कहा और किसका क्या किरदार था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अहम बात ये है कि आगे हमने किस साइड पे चलना है। क्या हम सिविल इदारों को ज़्यादा खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक कॉन्टिन्यूड रोल हो, और क्या वो रोल डे टू डे होना चाहिए या वो रोल ऐसा होना चाहिए कि मुश्किल वक्त पे पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन। हसन खाबर साहब, आज कैबिनेट के अंदर कुछ सिफारिशात आई हैं, उनमें से चंद एक जो मैंने पढ़ी हैं, देखी हैं, उनमें से कुछ ऐसी हैं कि जो रोल बैक करने को ना एस्टेब्लिशमेंट के किरदार में मुआवन साबित होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे 18वीं तरमीम थी तो उस पर बड़ी सियासी जमातें तो थी उस वक्त की, वो बैठ गई थी। अभी भी अगर आगे कोई ऐसी कानून साजी होती है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का गैर आईनी किरदार है आर्मी का, वो अगर थोड़ा सा बैकफुट पे जाता है या वो रोल बैक होता है, तो क्या आप अपनी ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार होंगे? इमरान खान साहब तो उनसे बात ही नहीं करना चाहते, बैठना ही नहीं चाहते उनके साथ। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना, आप हमारी पोजीशन समझे ना, हमारी हुकूमत को गैर कानूनी हथकंडों के जरिए उतारा गया, उसके बाद लोगों के साथ जो हो रही है इस मुल्क में वो भी सबके सामने है, कोई हमारा बयानिया तो नहीं है। अच्छा, हमें कॉर्नर से लगाया गया, जहाँ पे हम कहते हैं जहाँ पे हमने असेंबलियाँ लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली तोड़ी हैं वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे। निगरान हुकूमतों के नाम पे जो हो रहा है, आपको पता है केपी में मैं अभी नोटिफिकेशन देख रहा था कि बन्नू मॉडल कॉलेज का नाम बदल के सब अकरम खान दुरानी मॉडल कॉलेज रख दिया गया। अब इस तरह की निगरान हुकूमतों के साथ अगर आपका ख्याल है या किसी का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का सोच भी सकती है, तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी एक निगरान हुकूमतों का तो नहीं, मैं तो आपकी जो अपोजिशन है पीडीएम पार्टी चले उनको कह लेते हैं, उनकी बात कर रहा था, और इन द लॉन्गर रन एक जनरल एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहा था, अभी की बात नहीं थी हो रही। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़े पर्सपेक्टिव में मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। वो किस एनवायरनमेंट में बैठेंगे, किन हालात में बैठेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए, मईशत के लिए, सिविल वर्सेस मिलिट्री बैलेंस के लिए, ये जाहिर है कि ये तमाम सियासी जमातें अल्टीमेटली तो उनको साथ बैठना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच हसन खाबर साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया। जनरल बाजवा ने वैसे ये भी इनकाया जावेद चौधरी साहब वाले कॉलम के अंदर जस्ट एज अ पासिंग रेफरेंस कि वो चाहते थे कि शहबाज शरीफ और इमरान खान किसी तरह साथ मिलकर बैठ जाएं, और सदर आरिफ अलवी ने दरोग बर गर्दन रावी कोशिश भी की इमरान खान साहब को बताने समझाने की। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबरा पिल्ड एक्ट इलेक्शंस के हवाले से उनसे कुछ क्लैरिटी ले लेते हैं कि क्या मामला है। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इस पे जरा कुछ क्लैरिटी दीजिएगा। एक तरफ कोर्ट कह रही है कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ कोई अबूरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, दूसरी तरफ अभी डिटेल जजमेंट आनी है, लेकिन एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ कह रही है कि जनाब वो स्पीकर ने जो आगे भेजी थी, रिकमेंडेशन भेजी थी, वो अब खत्म हो चुकी हुई है और हमारे वो 43 लोग अभी भी मेंबर हैं अब कौमी असेंबली के। तो क्या है क्या सर मामला? बहुत शुक्रिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो अदालत का जो अभी अबूरी फैसला आया है उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो डी नोटिफाई किया था इन मेंबर्स को वो सस्पेंड हुआ है, जिसका मतलब ये है प्रैक्टिकली कि वो बाय इलेक्शन नहीं हो सकता, उनकी सीटों के ऊपर दूसरे लोग मुंतखब भी नहीं हो सकते जब तक को फाइनल फैसला ना आ जाए। लेकिन उनकी मेंबरशिप रेस्टोर हुई है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा तो नहीं है, अभी वो असेंबली में नहीं जा सकते, उनकी मेंबरशिप रेस्टोर नहीं हुई। वो जब फैसला भी तफसीली आएगा और फैसला होगा तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन वो एक साइड हो सकता है ना, आइदर दिस वे और दैट वे, वो लिम्बो में तो नहीं फंस के रह सकते, वो बीच में लटके रहे, वो ना इधर ज़िमनी इलेक्शन होगा ना वो मेंबर रहेंगे। हाँ, फिलहाल तो लिम्बो में है, लेकिन ऐसा होता है अदालतें स्टे ऑर्डर वगैरह देती है और बाज़ औक़ात तो ये लिम्बो कई साल तक चलते हैं। हमारे साबका डिप्टी स्पीकर साहब माशाल्लाह 3.5 साल उन्होंने इसी लिम्बो के सहारे रुकन भी रहे और डिप्टी स्पीकर भी रहे और हत्ता कि उन्होंने वो रूलिंग भी नहीं दी। मतलब ये है कि ये 43 लोग अदालत के उस पे प्रोसीडिंग्स पे है कि वो फंसे रहे यहीं पे हत्ता के अगले इलेक्शंस का टाइम आ जाए, ये भी मुमकिनात में से आप ये कह रहे हैं? ऐसा माजी में तो हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी ऐसे होगा। मेरे ख्याल में उनका जल्दी फैसला आ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि वो मेंबर भी नहीं है
वो आलम बरज़ख में से हैं इस वक्त, दरमियान में फंसे हुए। अच्छा बिलाल साहब, एक लीगल क्वेश्चन है, आप अगर रहनुमाई कर दें। मतलब जो बज़ाहिर लग रहा है, आपकी पुलिस कह रही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं, फेडरल हुकूमत कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, रेंजर भी अवेलेबल नहीं है, फौज भी नहीं है, कोई मतलब किसी इदारे ने अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर अदालत में जाके इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है कि हम तैयार नहीं हैं, तो लीगली इसकी क्या पोजीशन है कि क्या इलेक्शन कमीशन को भी ऑर्डर दे सकती है अदालत? अदालत से जी हर एक को ऑर्डर दे सकती है। मेरा प्रैक्टिकली ये हो रहा है, अगरचे इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल आजाद इदारा है और उसको ऑर्डर देना तो नहीं चाहिए कोर्ट को, लेकिन माजी में कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे रखे हैं। अभी भी इस वक्त कोर्ट ने उनको कहा हुआ है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई पे अल्टीमेटली फैसला नहीं कर सकते, उसका फैसला न करें। तो ये कर सकती है, लेकिन ये जो इलेक्शन की डेट को तब्दील करने का इख्तियार है वो तमाम कवानीन में सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 58 में लिखा हुआ है, और माजी में जो एक ही दफा इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील हुआ था 2008 में, वो इलेक्शन कमीशन ने किया था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत के मौके पे हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने वो 90 दिन के बैरियर को क्रॉस किया और इलेक्शन को पोस्टपोन किया 20 दिन। लेकिन उसमें भी तो लिखा हुआ ये नहीं है कि इतने दिन कर सकता है, इतने दिन नहीं कर सकता। उसमें जुमला पार्टियां राजी थी तो साथ वो मामला चल गया ना। ये क्या ये मुमकिन है कि इस अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होना, और अभी तक वो वाले हालात तो नहीं है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे हुए थे। और उसके अलावा उससे पहले बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे जो कि तहरीक इंसाफ गिनवाती है कि बहुत बुरे हालात थे, उसके बावजूद इलेक्शन हो गए थे। तो लेकिन दोनों पार्टीज का राजी होना जरूरी है, या समैरिली इलेक्शन कमीशन कहे कि जनाब हमें लग रहा है कि इस वक्त पंजाब के बड़े बुरे हालात हैं, नहीं करवाने, इलेक्शन 2 महीने आगे कर देते हैं, हो सकता है? नहीं, इस पे इत्तफाक कराना जरूरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन का मुतमईन होना जरूरी है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन मेरी मालूमात की हद तक वो गालबन उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने भी ब्रीफिंग दी है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और मुमकिन इंसर्जेंसी के क्या इम्कानात है, और बाकी बातें तो पब्लिक में आ ही चुकी हैं कि वो मुमकिन की बेस के ऊपर के आगे ये हो सकता है तो हमने इलेक्शन नहीं करवाने। ये तो फिर पाकिस्तान में सब कुछ हर वक्त हो ही सकता होता है। बिलाल साहब जरा ये भी थोड़ा सा हमारी रहनुमाई कीजिएगा। इस्लामाबाद में मुझे याद है कि अदालत का हुक्म था कि जी इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं कराए, तो उस केस के सामने रखते कोई इससे क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यही निकलता है कि अदालतें अमूमन कोशिश करती हैं कि वो ऐसा फैसला न दे जो एनफोर्सेबल ना हो, सही, जिसपे अमल दरामद मुमकिन ना हो। तो ऐसा भी उन्होंने अभी फैसला दिया, और उनको आपको जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि 24 घंटे में उन्होंने कहा कि पहले यही डेट मुकर्रर थी, आज उन्होंने फैसला दे दिया और कहा कि टुमारो ये इलेक्शन करवा दें। तो वो जाहिर है नहीं हुआ, इलेक्शन ना हो सका क्योंकि वो इंतजामात मुमकिन नहीं थे अमली तौर पे। तो इसलिए अगर अदालत को ऐसा फैसला कर भी दे जो एनफोर्सेबल ना हो, तो फिर उसका असर वैसे ही होता है जैसा उस फैसले का हुआ। और ये आर्टिकल मेरे ख्याल में अदालतें अमूमन ऐसा करती नहीं है। ठीक है। और आर्टिकल 224 वाला अहमद बिलाल महबूब साहब 90 दिन के अंदर अंदर करवाने, ये किस हद तक बाइंडिंग है? लेकिन बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन वी आर टॉकिंग अबाउट। नहीं, एब्सोल्युटली बाइंडिंग है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जगह है आइन की रिक्वायरमेंट, लेकिन बाज़ ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं जैसा मैंने जिक्र किया 2008 में हुए कि आपको उस बैरियर को क्रॉस कर जाना पड़ता है, तो वो करने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है और उसको अदालत पे चैलेंज हो सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन को ये सारी रिपोर्टें देखने के बाद खुद इस नतीजे पे पहुंचना होगा कि क्या ये इलेक्शन हम करवा सकते हैं, और उनको भी एनफोर्सेबिलिटी का भी देखना पड़ेगा। अब जबकि आपको पता है कि वो फौज भी कह चुकी है कि हम स्पेयर नहीं कर सकते, और पुलिस भी कह रही है कि हम नहीं स्पेयर कर सकते, और रिटर्निंग ऑफिसर भी नहीं दे सकती जुडिशरी, और पैसे भी नहीं मिल सकते। तो फिर इन हालात में इलेक्शन कमीशन को ये तो सोचना पड़ेगा कि हम एनफोर्सेबल इसको कैसे कर सकते हैं। हम सिर्फ मतलब जो इलेक्शन कमीशन को जवाब चाहिए वो तमाम स्टेक होल्डर्स ने फराहम कर दिए, आप ये कह रहे हैं। मगर बिलाल साहब इससे तो फिर ये आर्गूमेंट हुआ ना, फिर आइन की क्या वैल्यू है? अगर आपने 75 साल में हमने हर चीज़ को नजरिया ज़रूरत से ही देखना है, तो फिर आइन में लिखने की क्या ज़रूरत है? तो आइन में हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं, हम लिख दें कि जो कंडीशन होगी फिर फैसला कर लें। तो आइन ने जब कह दिया 90 दिन तो इट मीन्स 90 दिन, फिर आर्गूमेंट किस चीज़ का हो रहा है? ये सब समझ नहीं आ रही हमें। ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक दूसरा भी आर्टिकल है आइन का
उसमें भी थोड़ी सी अभी अदालतों को इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। वो ये कहता है कि ये जो हमारा केयर टेकर सेटअप है वो होना चाहिए इलेक्शन के टाइम पे। अब एक अजीब सी सूरत ये हो गई है कि केयर टेकर सेटअप हमारा 2 सूबों में तो है, फेडरेशन में नहीं है, और फेडरेशन सूबों के अंदर सियासी मामलात में मदाखलत कर सकता है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सेटअप है। हमारा जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की वही आर्टिकल 224 और 224A में केयर टेकर की, वो अब भी संगीन है। और जब दूसरा कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा तो 2 सूबाई असेंबलियों के अंदर केयर टेकर सेटअप नहीं होगा। बिल्कुल। तो केयर टेकर सेटअप की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो अहमद साहब, इंडिया में किस तरह से मुमकिन हुआ? वहां पे तो लोकसभा के इलेक्शंस और टाइम पे हैं, स्टेट्स के इलेक्शंस और टाइम पे हैं, वहां पे कैसे पॉसिबल हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन मोर और लेस सेम है। केयर टेकर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम ये पाकिस्तान वहां तो किसी दौर में पाकिस्तान में भी नहीं थी जी, किसी दौर में तो केयर टेकर की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में भी नहीं थी। नहीं थी, ये तो बाद में आई और फिर अब मौजूद है। तो केयर टेकर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है और 90 दिन में करवाना भी कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है। तो अब ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स के दरमियान इंटरप्रिटेशन कोर्ट ही कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट। फिर सर इसमें किस आर्टिकल को फोकियत मिलेगी? बिल्कुल ठीक है। वो जो ताहिर मलिक साहब वाली बात थी वो यहीं पे अप्लाई दोबारा यहाँ पे भी कर लेते हैं कि फिर असेंबलियां तोड़ने के इख्तियार को भी निकाल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ऐसे ही हर चीज फायदा क्या उसका? कोई जब वो केयर टेकर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, सवालात पैदा होते हैं। बिल्कुल, अगर आप क्यों तोड़ी जाए असेंबलियां और मुख्तलिफ वक्त औकात में हो, एक ही वक्त में इलेक्शन कराने की कोई लेजिस्लेशन करा दी जाए, ये सब बातें, ये बहुत अहम सवाल है और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। अच्छा, लास्ट चीज आप अपना बताइएगा, आपकी फोरसाइट क्या कह रही है? आपको क्या नजर आ रहा है? इलेक्शंस नजर आ रहे हैं आपको या डिले है? ये सब चीजें वो जिसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन एक बन रहा है जो इतने सब असबाब का, और फिर उसमें एक मर्दमशुमारी का भी शामिल कर लें, तो ये सारी चीजें मिल मिला के मुझे लगता है बड़ा ओवरवेलमिंग केस बन रहा है पोस्टपोनमेंट का। मेरा दिल नहीं मानता कि हम ऐसा करें, क्योंकि अगर एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो लोकल गवर्नमेंट की तरह फिर ये इंतखाबात भी हर दफा मुलतवी होते रहेंगे। जैसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कोई नहीं कराना चाहता, प्रेसिडेंट बन गया हुआ है, अब ये हमेशा होते रहे हैं। अब अगर ये मुलतवी हो गए किसी बुनियाद पे तो फिर आइंदा भी ऐसे बहाने या ऐसी वजूहात तलाश कर दी जाएंगी। होने तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो वजूहात बन रही है मुझे लगता ये है कि ये पोस्टपोनमेंट की तरफ जा रही है इन चीजें। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बड़ी इंसाइटफुल तज्जिया शेयर किया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर मलिक साहब, 2-3 चीज़ें ये निकाल ही देना, फिर ये सबसे बेहतर काम तो यही है, ट्यूशन में से ये निकाल दें कि वज़ीर आला का इख्तियार ही नहीं है भाईजान असेंबलियाँ डिसॉल्व करने का। अमली तौर पर हैं जी, है ना यार। देखो बात तो बड़ी सिंपल सी, एक होता है कल्चर। जो दुनिया में लोगों ने जिन्होंने कानून का एहतराम किया वो जो सोचते हैं, पता है किस तरह, पहले वो कानून देखते हैं फिर वो सोचते हैं। हमारे यहाँ देखा जाता है मेरा फ़ायदा किस चीज़ में, मुझे क्या सूट करेगा, फिर हम कानून उस तरह देखते हैं जिधर को मर्जी मोल्ड करना। हाँ, ये देखें, मैंने उनसे इसीलिए सवाल किया था कि हमारे यहाँ 75 साल में, आप भी जर्नलिज्म में, मुझे को 30 साल हो गया, मैंने कोई एक पाकिस्तान में कानून नहीं देखा जो सर्टेनिटी बता दे। हमेशा हम डिवाइड हो जाते हैं। इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तो कल्चर नहीं है, दूसरा हमारे सिस्टम में वो सारे गैप्स हैं। देखें, आपको प्रिंसिपली एक डिसीजन करना पड़ेगा इस रियासत को, इदारों को, सियासतदानों को, कि अगर आपने आइन को फॉलो करना है ना, ये अगर है आपने करना है तो फिर 90 दिन का मतलब है 90 दिन में। आपको मिसाल दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में जो लॉन्गेस्ट वॉर हुई है वो ये ईरान और इराक के साथ। ईरान और इराक की जब जंग हुई है ना, उनका प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के साथ बम में मारा गया। ये मतलब साथ हमारा हमसाया मुल्क है। आप मुझे जरा अभी चले जाएं यूट्यूब पे, एक इलेक्शन दिखा दो उन्होंने पोस्टपोन किया, क्योंकि उन्होंने एक अमेरिका में सिविल वॉर के दौरान उन्होंने इलेक्शंस करवाए। मेरा पॉइंट ये कि हमारा जो हुक्मरान तबका है ना, वो पहले देखता है कि हमें कौन से डिसीजन में मेरा फायदा है, फिर उस डिसीजन के लिए मीडिया को बनाते हैं, कानून को वैसे मोल्ड करते हैं, ऐसी एक्सपर्टी लेके आते हैं, वो बहस शुरू कर देते हैं। अब देखो कितना अल्लाह काम कर दिया जी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, और इलेक्शन कमीशन को पैसे किसने देने हैं? वफाकी को बनने, साढ़े को सिक्योरिटी किसने देनी है? हमारे को पैसे नहीं। अगर अब मैं थोड़ा सा एक फिक्र आपको देता हूँ, ये हुकूमत जिसके पास पैसे नहीं है, इसका पता है मंथली खर्चा कितना है? 1000 अरब रुपए से ज्यादा इसका मंथली खर्चा है। ये 12,000 अरब तो मलिक साहब सबको पता है, अल्लाह माफ करे, इस वक्त आप भी पंजाब में हैं, मैं भी पंजाब में हूं। क्या खराब है पंजाब की सिक्योरिटी सूरत हाल? भाई क्या मसला है यहाँ? मैं बता देता हूँ क्या मसला है। किसी इलेक्शन हार जाना है,
नून ने इलेक्शन। अच्छा, ये सिक्योरिटी मैं आज गुजरांवाले में था, जो हार्ट ऑफ पंजाब में, मैं एज ए सिटीजन बात करूँ, मेरा पॉलिटिकली कोई रोल नहीं, पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जहाँ पे नून थी ना वो गुजरांवाले। मैंने वहाँ 5 बंदों से खाने के दौरान एक ही सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी कि 1 साल में जो सबसे बड़ा चेंज आया ना गुजरांवाला में, वो सारा हर जो नौजवान तो खास तौर पर ना सारा छोड़ गया नून। तो नून ये असल में मसला है, हमारा मसला आइन नहीं है। जिस दिन नून को ये पता चल गया कि 90 दिन में हमारी फतह है, तो फिर ये कानून भी हो जाएगा, फिर आइन भी हो जाएगा, फिर 90 दिन बड़े मुकद्दस हो जाएंगे। सीधी सी बात है। ठीक है। अच्छा, दूसरा वो डिटेल में भी पता चल जाएगा, कैसा खूबसूरत मामला है, वहां पे भी मलिक साहब बीच में फंसा हुआ है। वो जो 43 वो इलेक्शन के वजह से उन्होंने वो रूलिंग वो बड़ा मजेदार है, वो मजेदार है कि ना वो मेंबर है, ना वो कौमी असेंबली के मेंबर है, और दूसरी तरफ उनके इस्तीफे भी कबूल। मुकाबला बड़ा है। स्पीकर कह रहा है कि मैंने असेंबली, जो स्पीकर कह रहा है कि मैंने ये इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इसको डी नोटिफाई करें। इमरान खान 10 महीने लड़ता रहा, मैंने असेंबली छोड़नी है, अब 10 महीने के बाद कहता है अच्छा मैंने असेंबली में जाना है, और बड़ा मजेदार काम हुआ है, वो किसी की समझ नहीं आती। अच्छा, उधर वो मोहल्लक है, यानी कि उनके स्टेटस का नहीं पता, उनके साथ साथ ना हल्का फुल्का खतरा और मोहल्लक वो राजा रियाज साहब भी। कभी कभी ये नहीं लगता तुम स्टेज ड्रामा को देख रहे हो, बड़ी कॉमेडी मजेदार सी चल रही है, मुझे तो कोई समझ नहीं आती, उससे बेहतर है। लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी बड़ी है, स्टेज ड्रामा जो है वहां पे आप यार एक लास्ट आप गवाह हैं क्यों मैं इसलिए कर रहा हूँ। आपको याद है वो अजहर सदीक साहब इसी सामने स्क्रीन पे थे, मैंने 100 सवाल किया था, मैंने हंसी के साथ एक सवाल किया था, आर यू श्योर कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने फरमाया कि आज मैं खान साहब से मिला हूँ, मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि अगर आपने असेंबली तोड़नी है 10 दिन के अंदर अंदर तोड़ दें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या कहा था याद है 20 दिन पहले इस कमरे में इसी जगह। दूसरी तरफ मामला क्या हो रहे हैं, मैंने एक क्लिप सुनाना है शहबाज गिल साहब का, वो बड़ा दिलखराश, बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है। प्रोड्यूसर साहब प्लीज प्ले करें जरा। मैं टॉप सैलरी ले रहा था, अपने सारे मटेरियल साहब जी सकता था, सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली वहां छोड़ के मैं यहां आया, मुझे सबने मना किया। मुझे पछतावा नहीं है, मैं इसकी कीमत दे रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, आपको ये बुखार नहीं होना चाहिए। कोई हमारी तरह का आने लगेगा ना मिडिल क्लास, तो मैं कहूंगा नहीं आना। मुझे ये समझ आ गई है कि हमारी ये औकात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। मुझे ये भी अच्छी तरह समझ आ गई, इवन यहां बैठे भाइयों ने। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मलिक साहब, आप भी अमेरिका रहे हैं, पाकिस्तान के जो शहरी बैरून मुल्क मुकीम रहते हैं और वहाँ से वो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले डॉलर भेज दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आके वो सियासत ना करें, ये बड़ा जो शहबाज गिल साहब ने पैगाम दिया, जो उनके साथ हो रहा है इस वक्त मामला। नहीं, शहबाज ने तो बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि सानू सिर्फ होना को डॉलर चाहिए, हमें चाहिए कि वो प्रॉपर्टी लगा दें, पैसे ज़मीन जो 1 लाख की है वो 2 लाख की ख़रीद लें, हम अमीर हो जाएं। हमें अपनी बहन की शादी के लिए भाई को बताना पड़ता है भी ढेर सारे डॉलर भेज दे। हमारा सिर्फ उनसे रिश्ता है, और हम दुनिया के वो मुल्क हैं जो 70 से अपने मर्द को भेज रहे हैं कि जाके तुम अपना रियाद में जाके मकान बनाओ, न्यूयॉर्क में जाके टैक्सी चलाओ ताकि मुझे डॉलर भेज दो। इस बंदे के साथ जो हो रहा है, मैं हैरान हूँ PTA के, जो मैं हावर से भी सवाल करना चाह रहा था, यार ये PTA की ऑर्गेनाइजेशन है, बात आप कर रहे हैं जेल भरो तहरीक की। मैं देख रहा था फवाद चौधरी, मैं पर्सनल नहीं हो रहा, मैं किसी की फैमिली के साथ, फवाद पकड़ा गया, कौन एक्टिव हुआ है? मिसिस फवाद चौधरी। अच्छा, शेख रशीद पकड़ा गया, पॉलिटिकल गेम है ना यार, कौन एक्टिव हुआ है? भतीजा। इमरान रियाज मेरे लिए भाइयों की तरह है, इतना एक्टिव रहता है, जब वो पकड़ा गया उसका सका भाई अदालत गया। मुझे नज़र ही नहीं आ रही कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्टी के अंदर वकला का एक कैबिनेट, एक पूरा इदारा हो जो फ्री हेल्प करें, आपको इत्तेजाज करें वहाँ, और जिसकी जो भी गिरफ्तार हुआ है, पहली बात हुई है फ़ौरन वो भागा है ज़मानत के लिए, और तुसी कह रहे हो अपना जेल भरो तहरीक करनी है। मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इस पर मुझे कोई। शहबाज गिल साहब ने यह भी गिला किया, शिकवा किया कि पार्टी लीडर्स उनके साथ नहीं खड़े रहते। कल का भी ये मामला हुआ है कि असद उमर और फवाद चौधरी साहब उनको डाइस पे अपनी बात करके छोड़ के, और मैं बाजवा एक्सप्लेनेशन भी सामने आई। लेकिन मैं एक और आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताऊं, तुसी को सैर ही करता पे गुजराने के बाद मैं अमेरिका जाता हूँ, अक्टूबर में मैं अमेरिका में, आप यकीन करें वहाँ पे तो इमरान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलना ऐसे ही है जैसे आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। इतना वो पाकिस्तानियों का मेजॉरिटी, मैं समझता हूँ 90% बंदों का ये बड़ा ही ख़तरनाक मैसेज है। और दूसरी चीज़ आप सुन लें, पाकिस्तानी आपको $30 बिलियन US भेजते हैं, $30 बिलियन जो भेजते हैं। सर वो $16 बिलियन पे आ गया है, और IMF ने पाकिस्तान से पूछा है,
उन्होंने कहा है कि जनाब ये 20 था, ये 16 पे आ गया, अब ये बाकी किधर से पूरे करने हैं, फिर आपको पावर प्लांट्स बेचने हैं, फिर आपको प्राइवेटाइजेशन करें, कुछ और करके पैसे पूरे करके दो। शहबाज गिल को मैं इस तरह ये नहीं ले रहा। और डार साहब उधर से दूसरी जगह से आप रियासत देखें ना क्या कर रही है, दूसरी जगह पे डार साहब मुखातिब होके एक्सपैट्रिएट्स के साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी से वो कह रहे हैं कि आपकी मेहरबानी डॉलर भेजो। नहीं, वो कह रहे हैं वो और कर क्या रहे हैं आप दें ताकि हम एयर कंडीशन गाड़ियां चलाएं। मैं हैरान रह गया, आपको पता है जो इसी प्रोग्राम में मैं बताया गया था 6 ट्रिलियन रुपीस के इनके जो हमारी स्टेट है उसके पास जो रेस्ट हाउस है। एक ब्रेक ले लें मलिक साहब, यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो जनवा की कुछ बात करेंगे, उनके मौशी तज्जियों की बात करेंगे। असद उमर से बेहतर शायद वो मईशत को समझते थे, ये हमें जो ताज़ा कॉलम आया है और उनका इंटरव्यू है उसके अंदर एक्चुअली उससे हमें ये पता चला है कि उनसे बेहतर मईशत को कोई नहीं था समझता, लेकिन जो उनकी प्रोजेक्शंस थी कि इमरान खान मुल्क को ले डूबेगा, ये कहाँ पर ले आए हैं मुल्क को ले डुबोने के किस नहज पर, खुदा ना करे फिर कहते हैं खुश हो रहे हैं, लेकिन मामला यहाँ पर पहुँच चुका है कि 3 अरब से कम के हमारे ज़खायर रह गए ज़र मुबादला के। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। इसके बाद वेलकम बैक जी। अब इसहाक डार साहब कहा करते थे कि IMF की आंखों में आंखें डाल के मैं बात करूंगा, वो प्लान कैंसिल हो गया है। हुकूमत ने IMF की जो डिमांड्स थी, बड़ी सख्त डिमांड्स हैं, वो सारी की सारी कबूल कर ली हैं। अब अनकरीब हम उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा जो है ना वो ये रिव्यू कामयाब हो जाए और हम IMF से हमें कुछ पैसे मिल जाएं, जिसकी वजह से फिर हम डिफ़ॉल्ट अवर्ट कर सकें और बाकी मामला में चल सकें। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसहाक डार पर और नवाज शरीफ साहब पर भी आई वुड से एट द वेरी सेम टाइम उनको इनक्रिमिनेट किया है, उन पे एक फर्द जुर्म आयद की है। ज़रा वो देखिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने खुर्रम शहजाद साहब ये सुना मिफ्ता इस्माइल साहब जो कल बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि अक्टूबर में ये रिव्यू पूरा हो सकता था? इस नहज पे लाने वाले इसहाक डार साहब हैं और वो कह रहे थे कि मेरे बाद किसी इकोनॉमिस्ट को ले आते। इसहाक डार साहब इज़ नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ही इज़ एन अकाउंटेंट। देखिए, बात यह है कि जब भी टाइम पे फैसला नहीं होता तो ऑब्वियसली उसके रिपरकशंस होते हैं। और ये हमने देखा है कि टाइम वेस्ट करने से हुआ ये है कि हमारे पास क्योंकि अपनी ट्रेजरी में पैसा नहीं था और हमारे पास नेगोशिएट करने के लिए भी वो इकोनॉमिक पावर नहीं थी कि हम इतने आराम से नेगोशिएट कर सकते। तो डेफिनेटली बेहतरी इसी में होती है कि जो आपके पास जो इस्तात उस हिसाब से आप बात भी करें और फिर आगे बढ़ें। तो मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया करने से डेफिनेटली लॉसेस हुए भी हैं और मजीद हो सकते हैं अगर हम मजीद टाइम ज़ाया करेंगे। और होपफुली ये अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे और वहां से ऑनवर्ड्स जो है हमें देखना होगा कि महंगाई, ग्रोथ और अब जो सारी खुर्रम साहब जो हमने तमाम जितनी उनकी शराइत थी वो हमने मान ली हैं, तो अब मुल्क के दिवालिया होने का खुदा न खास्ता जो खतरा जिसका मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं, वो आपको लगता है कि अब वो खत्म हो गया, हमने मान लिए तो अब ये कंटिन्यू करेगा प्रोग्राम? देखिए, एक तो ये हमें जो है सोचना है कि या इस पे हमें जो है इस पे ध्यान देना है कि हम ये शायद समझ रहे हैं कि IMF की शराइत मानने से और डिसीजंस लेने से हम टोटली जो है वो मसलों से बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस एफर्ट होगी यहाँ से ऑनवर्ड्स और यहाँ से जो चैलेंज है वो शुरू हो रहा है। ये ना समझे कि चैलेंज यहाँ से खत्म हो रहा है या प्रॉब्लम जो है वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे IMF के आने से। IMF हमें $1.1 बिलियन देगा, उसके बाद हमने एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स लेके चलने हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हमने IMF की वो सारी शराइत मान ली और खुद से रिफॉर्म्स नहीं स्टार्ट किए जो भी गवर्नमेंट में हो, तो इससे ज्यादा जो है हम बड़ी कॉस्ट पे करेंगे इवेंचुअली, क्योंकि हमने देखें कर्जों की अदायगियां भी करनी है और IMF अगर हमें आपकी इकोनॉमी को ग्रो करना जरूरी है और वो ग्रोथ इतने आराम से नहीं आती। खुर्रम साहब मैं ग्रोथ वाले पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा, वो जनरल बाजवा कहते थे कि ग्रोथ उधर आते हैं। खुर्रम साहब, मैं आपसे बतौर एक्सपर्ट एक सवाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करना चाह रहा हूँ। ये जो मैशियत जिसकी हम सारा दिन हम कर रहे हैं, इज इट फॉर द स्टेट? ये तो स्टेट मशीनरी की सारी अखराजात हैं। वेयर इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान? कभी मैंने आज तक ये डिस्कशन नहीं से की कि इसमें लोगों की हेल्थ पे इतने पैसे बढ़ रहे हैं, सेहत पे इतने पैसे बढ़ रहे हैं। यही होता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट। और इज़ दैट राइट कि ये 12,000 अरब रुपया तो चाहिए सिर्फ इस रियासत को चलाने के लिए? वेयर इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन दिस सिस्टम? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और ये जो कहा जाता है कि मुश्किल फैसले हैं, ये मुश्किल फैसले हैं, इसमें ज्यादातर आसान फैसले हैं जो कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो फैसले जो है
ये वाले फैसले लेती है कि जो रुपया है उसकी कदर में कमी कर दें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें। ये तो आसान फैसले हैं। और जो मुश्किल फैसले हैं ना, वो जो जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, बेसिकली वही प्रॉब्लम हमारे यहाँ बढ़ती आई है ओवर द पीरियड, जिसमें आप अपने तो क्या करना चाहिए, जरा थोड़ी रहनुमाई करें ना, इनको क्या करना चाहिए जिसको मुश्किल फैसले, किसके बजट को कट लगेगा तो आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, ये बता दें। देखिए, अक्रॉस द बोर्ड 30% कट चाहिए आपको, अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा जी, 30%, यानी कि जितना बड़ा आपका बजट है ना, या तो 30% उसमें से खर्चे कम करें। अक्रॉस द बोर्ड में बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कम कर दें, उसको कम कर दें। अक्रॉस द बोर्ड बजट जो है वो कम करना पड़ेगा, और उस 30% को हमें अपने कर्जों की अदायगियां और प्रायोरिटी जो एरियाज हैं, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, ये सारे बेसिक्स हैं आपके, इसकी तरफ आना पड़ेगा। वाटर की जो है ना आपके पास आने वाले सालों में आपके बड़ा जो है ना वो शॉर्टेज होगी पानी की, तो वो तो बेसिक है आपका। अच्छा, वो बेसिक रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे थे खुर्रम साहब, आप कह रहे थे कि एनर्जी जो है ना, एनर्जी ये आपका सिंगल फैक्टर काफी है, एनर्जी सेक्टर आपको बर्बाद करने के लिए, और कर चुका है आपको। इस पे आप पैसा खर्च करें ना। देखिए, प्रायोरिटी चेंज करनी है आपने, आपके पास पैसा है। ये गलत बात है कि टैक्सेस हमें इकट्ठे नहीं करते। वो ठीक है, हमारे जीडीपी का 9% है, 10% है, बट जो 9-10% है वो भी तो ठीक खर्च नहीं होता ना, वो भी गलत चला जाता है। अच्छा, एनर्जी वाला है वो जो IMF ने कहा है कि जनाब आप ये दो भिक्की और हवेली बहादुर शाह, इनको आप, वो मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं, इन दोनों को आप कर दें, बेच दें आप इनको, तो उनसे एक तो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरा उनसे शायद वो जो हमने कैपेसिटी पेमेंट वाला मुआहदा किया हुआ है वो भी शायद रिन्यू हो जाए और हम टेक एंड पे आ जाए, तो ये तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, नहीं? देखिए, जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ निशानदेही की है। देखिए, पहले मैंने कहा ये कि अपने टैक्सेस को सही जगह लगाना है, अपने बजट को 30% कट करना है एक्सपेंडिचर्स को, और उसको आपने प्रायोरिटी एरियाज पे डालना है। इसमें से एक एनर्जी है और दूसरा है SOEs, स्टेट ओन एंटिटीज। इस वक्त 212 एंटिटीज हैं, तकरीबन 210-212, जिसमें से आपके पास 85 कमर्शियल एंटिटीज हैं, और उसके अंदर मैं आपको इतना बताऊं कि 10 से 15 एंटिटीज आप आज बंद कर देना, बंद कर दें, मुल्क को फायदा हो जाएगा। ये बताया आपको, तो बंद बिल्कुल ठीक, स्टेट बात कर रहा हूँ मैं, बंद कर देना अगर, तो आपके पास तकरीबन 300 से 500 अरब रुपया से पूर्ण 10 से आएगा। ठीक हो गया। और दूसरा, ये जो फेडरल गवर्नमेंट खुद अपने आप को रन करती है ना, वो जरूरत नहीं है चलाने की। अच्छा खुर्रम साहब, मेरे पास क्योंकि टाइम थोड़ा है, देखिए सिंबलिज्म बड़े इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एक्चुअली टाइम थोड़ा है, मैंने वो कुछ आपसे बयानात आए हैं जनरल बाजवा वाले, मैंने उस पर आपसे पूछना है। वो जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने ये फैसला इस वजह से किया, इमरान खान मुल्क के लिए खतरनाक थे, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता उस वक्त, ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो डिप्लीट हो रहे थे, और आज जाके 2.8 पे तो आ गए हैं। लेकिन ये कितनी दुरुस्त बात है आपके ख्याल में? पिछले अप्रैल के अंदर जब इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया तो क्या मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था उस वक्त? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट कोई भी होती ना, उसका यही हाल होना था आज। लेकिन इस गवर्नमेंट की वजह से हाल थोड़ा सा खराब कैसे हुआ कि अक्टूबर में जब आपने, देखिए, एक तो कंटिन्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉम्पिटेंस मेरिट की हम बात करते हैं, एक उसको एक तरफ कर दें। अभी कोई भी आप बंदा लगाते हैं ना, आपके साथ अगर IMF डील कर रहा है, सऊदी अरेबिया डील कर रहा है, चाइना डील कर रहा है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, कभी आपका FBR का चेंज हो जाएगा बंदा, कभी स्टेट बैंक के ऊपर बंदा ही नहीं होगा आपके पास, तो आप किससे बात करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 6-7 फाइनेंस मिनिस्टर पिछले 5 साल में चेंज हुए हैं, बल्कि 4 साल में 6 से 7 फाइनेंस मिनिस्टर। आपके स्टेट बैंक गवर्नर एक वक्त में, अभी पिछले 3-4 महीने तक तो स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर चला रहा था। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आपके लोग सामने बैठते हैं ना, जो बात करने वाले होते हैं, डील करने वाले, पॉलिसी पे बात करने वाले, कमिटमेंट करने वाले, पॉलिसी की कंटिन्यूटी चाहिए। और खुर्रम साहब, मैं एक सवाल देते हैं ना, तो उसकी वजह से ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, शिकार हो चुके हैं। अच्छा खुर्रम साहब, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जब खान साहब आए तो उन्होंने कहा था IMF के पास नहीं जाऊंगा, उनका पहला भी ख्याल था कि नहीं वो जान दे देंगे, कर्जा नहीं लेंगे, फिर वो भी गए। अब ये सागडार साहब भी वही हलाकू हाँ बने, सुल्तान रही बने कि आंखें दिखाई, फिर वहाँ के वहाँ गई। मुझे इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी को भी देख लिया रिसेंटली, PTI को देख लिया, PMN को देख लिया, पहले ये बनते हैं सुल्तान रही, फिर ये IMF के पास चले जाते हैं। तो पाकिस्तान किस तरह चलेगा? क्या ये इसी डायरेक्शन में हम एक रिस्पेक्टेबल मुल्क बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं सर। आपका 5th लार्जेस्ट आप पॉपुलेशन वाली इकोनॉमी है, इतनी बड़ी आपकी यंग पॉपुलेशन है, आपके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है, अल्लाह ने आपको 4 मौसम दिए हैं, पोटेंशियल तो आपके बेताश है। प्रॉब्लम ये है कि हमें मैनेज करने का प्रॉब्लम हो रहा है। 3 एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, मैंने एक आर्टिकल अभी बीच में लिखा था जिसका मैंने कंपेयर किया था कि इंडिया का 1992 में जो हाल था, 91 से लेकर 93 तक, यानी कि 3 साल में, उस वक्त उसके प्रॉब्लम्स हमसे ज्यादा खराब थे। उस वक्त भी एक ग्लोबल वॉर हो गई, लेकिन डायरेक्शन ठीक की उन्होंने, डबल हो गई थी, उस वक्त भी उनको
वक्त कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उनका ट्रेड डेफिसिट यही था, $1 अरब रह गए थे रिजर्व के अंदर, हमसे ज्यादा बुरी हालत थी, $70 अरब के डेट रीपेमेंट थी, डेट था उनका और रीपेमेंट उस पर थी, फिर IMF के पास जा रहे, IMF भी सुन रहा था। उस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 से 5 लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को उठा के लगाया, एम्पावर किया। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उस तरफ एक तरफ उसने कोलिशन संभाली और इस टीम को कहा कि आप जो डिसीजन लेते हैं लें, हम आपको जो है पीछे सपोर्ट करेंगे और आप अपना बेस्ट दें। और इंटीग्रिटी वाले लोग, कॉम्पिटेंट लोग थे, सबसे पहली बात कॉम्पिटेंट लोग थे और उनकी नीयत थी और उन्होंने रिफॉर्म्स किए और मुश्किल फैसले उन्होंने अपने लिए लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम जो बात कर रहे थे, क्वेश्चन उनसे हमने कि जनरल बाजवा ने जो ये सोचा कि शौकत तरीन को नहीं लगाना चाहिए और इमरान खान मुल्क के लिए खतरा थे, तो उस पर खुर्रम शहजाद साहब का ये कहना था कि कॉन्टीन्यूटी इंपॉर्टेंट होती है। बाजवा साहब को शायद मईशत का असद उमर साहब से बेहतर पता था, लेकिन ये शायद उनको पता नहीं था कि कॉन्टीन्यूटी ना रही तो फिर आपने जिनसे बात करनी होती है वो आपको सीरियस नहीं लेते, और उसी वजह से मुल्क इस नहज पे पहुंच गया है कि अक्टूबर की बजाय अब इस वक्त हम अभी तक वो रिन्यू करवाना चाह रहे हैं अपना प्रोग्राम जो है IMF का, और वो रिव्यू अभी तक फंसा हुआ है। आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।